digital platform of Able EduHub. Today we are going to discuss our unit NMR spectroscopy. तो heading लगा दीजिए NMR spectroscopy. NMR spectroscopy. NMR की फुल फॉर्म है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो फुल नेम लिखिए इसका, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है. अब सबसे पहले तो हम ये जो टर्म है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसे डिस्कस करेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है. तो ध्यान से सुनिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है. आपकी केमिस्ट्री की वो ब्रांच, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ एनी अननोन कंपाउंड इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है. अब मैंने क्या वर्ड यूज में लिया, अननोन कंपाउंड का स्पेक्ट्रम. अब स्पेक्ट्रम क्या होता है वो सुनिए. सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि आपका जो स्पेक्ट्रम है और आपका जो स्पेक्ट्रा है, दोनों का मीनिंग तो सेम है. आपका स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा मीनिंग आपका सेम है. क्या है? मीनिंग आपका सेम है. ठीक है. पर स्पेक्ट्रम आपका सिंगुलर वर्ड है. स्पेक्ट्रम आपका सिंगुलर वर्ड है और स्पेक्ट्रा आपका प्लूरल वर्ड है. स्पेक्ट्रा आपका प्लूरल वर्ड है. क्लियर है ये चीज. तो मैंने क्या बोला कि आपकी दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ एनी अननोन कंपाउंड इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी. क्लियर है ये चीज. ठीक है. अब सुनिए, स्पेक्ट्रम क्या होता है, ध्यान से सुनिए. स्पेक्ट्रम का मतलब है कि whenever any monochromatic light passes through the prism. अब मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है ये व्हाइट लाइट है. मोनोक्रोमेटिक लाइट का क्या मतलब है? व्हाइट लाइट. और व्हाइट लाइट का मतलब है ये कलरलेस है. कैसी है? कलरलेस है. मोनोक्रोमेटिक लाइट. तो मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है व्हाइट लाइट है और व्हाइट लाइट इंडिकेट कर रहा है कि ये कैसा है? कलरलेस है. कैसा है? कलरलेस है. ठीक है. तो whenever any monochromatic light passes through the prism, then it diffracted into different wavelength और different color. ठीक है. तो ये जो different कलर है, different वेवलेंथ है, यही कहलाता है आपका स्पेक्ट्रम. क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है. क्लियर है ये चीज. ठीक है. तो ये क्या है? आपका प्रिज्म और ये इंडिकेट कर रहा है डिफ्रैक्शन ऑफ कलर्स एंड वेवलेंथ. डिफ्रैक्शन ऑफ कलर्स एंड वेवलेंथ. ठीक है. बना लीजिए इसे. चलिए, नोट कर लिया आप लोगों ने. ठीक है. इसमें हेडिंग लगा दीजिएगा कि हम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं. तो हेडिंग लगा दीजिएगा स्पेक्ट्रम और उसमें ये बना लिया आप लोगों ने. अब इसकी डेफिनेशन हम थ्योरी पॉइंट्स में नोट कर लेते हैं. तो आप लोग लिखिए, इसमें नोट कीजिए, whenever any, इसमें नोट कीजिए, whenever, स्पेक्ट्रम में नोट करवा रही हूं मैं. ठीक है. whenever any monochromatic light, whenever any monochromatic light
monochromatic light passes into prism whenever any monochromatic light passes into prism then it diffracted into then it diffracted into that it then it diffracted into different wavelength and different colors. Then it diffracted into different wavelength, different wavelength, different wavelength and different color. Different wavelength and different color. And different color. And different color. This splitting of color is known as spectrum. ये splitting of color ही क्या कहलाएगा? Spectrum कहलाएगा. ठीक है, तो लिख दीजिए this splitting of color, this splitting of color is known as, this splitting of color is known as spectrum. Is known as spectrum. Is known as spectrum. ठीक है, नोट कर लीजिए कि whenever any monochromatic light passes into prism, then it diffracted into different wavelength and different color. So this different color, splitting of this different color is known as spectrum. क्लियर है ये चीज? नोट कर लीजिए, फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा एनएमआर. ठीक है, नोट कर लीजिए इसे. नोट कर लिया? चलिए अब लिखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है. तो हेडिंग लगा दीजिए स्पेक्ट्रोस्कोपी. हेडिंग लगा दीजिए स्पेक्ट्रोस्कोपी. स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है लिख लीजिए. That branch of chemistry, that branch of chemistry, that branch of chemistry in which, that branch of chemistry in which we study, that branch of chemistry in which we study about the spectrum of any unknown compound, that branch of chemistry in which we study about the, we study about the spectrum of, in which we study about the spectrum of any unknown compound, spectrum of any unknown compound, spectrum of any unknown compound is known as spectroscopy. Is known as spectroscopy. Is known as spectroscopy. ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं एनएमआर. ठीक है, यहां तक नोट कीजिए. चलिए अब आप लोग हेडिंग लगाइए एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे. हेडिंग लगा दीजिए एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस
लगा दीजिए हेडिंग एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब ध्यान से सुनिए, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। देखिए आप लोगों को पता है अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में रखते हैं, मान लीजिए आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें किसी भी तरीके का कोई भी फील्ड नहीं लगाया गया है, मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई नहीं कर रहे, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली अरेंज रहते हैं। कैसे रहते हैं? रैंडमली अरेंज रहते हैं। ठीक है, अगर हम उन्हें प्लेस कर देते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड, हम क्या कर दें? उन्हें प्लेस कर दें इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या करेंगे? ये दो तरीके से अपना जो मोशन है वो शो करेंगे। या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में शो कर देंगे या मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में शो करेंगे। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में उन्हें एक डायरेक्शन मिल जाती है। जहां वो इलेक्ट्रॉन्स आपका रैंडमली मूव कर रहे थे वहां उन्हें एक क्या मिल जाएगा? एक डायरेक्शन प्रोवाइड हो जाती है। तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे? एनएमआर में पढ़ेंगे। क्लियर है यहां तक की बात? तो चलिए पहले आप लोग नोट कर लीजिए कुछ पॉइंट्स, लिखिए इसमें लिखिए whenever any nucleus is placed in the absence of magnetic field, whenever any nucleus is placed in the absence of magnetic field, in the absence of magnetic field, in the absence of magnetic field, then in the absence of magnetic field, then it arrange themselves in the absence of external magnetic field, लिखना, in the absence of external magnetic field, then the electrons arrange themselves, then the electrons arrange themselves, then the electrons arrange themselves randomly, then the electrons arrange themselves randomly। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो दो तरीके से अपना मोशन शो करेंगे, दो तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तो पहले यहां तक नोट कीजिए, फिर उस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अरेंज देमसेल्फ इस तरीके से लिख दीजिए, ज्यादा बेटर है। अरेंज देमसेल्फ इन एनी डायरेक्शन रैंडमली, ये ज्यादा बेटर है। इस तरीके से लिख दीजिए, इन एनी डायरेक्शन randomly, in any direction randomly। ठीक है, कर लीजिए नोट। नोट कर लिया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। बट नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बट इन द प्रेजेंस ऑफ, बट इन द प्रेजेंस, सो या आप ऐसे लिख सकते हैं, बट इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को दो डायरेक्शन में अरेंज करते हैं। ठीक है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ, but in the presence of external magnetic field, but in the presence of external magnetic field, but in the presence of external magnetic field, they arrange themselves, they arrange themselves, they arrange themselves in two direction, they arrange themselves in two direction। तो कौन कौन सी डायरेक्शन है? इन द ऑपोजिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो
तो वो कौन कौन सी है लिख लीजिए. इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट हो जाएगा आपका इन द डायरेक्शन ऑफ magnetic field. In the direction of magnetic field. और नेक्स्ट लिख दीजिए in the opposite direction of magnetic field. नेक्स्ट लिख दीजिए in the opposite direction of opposite direction of magnetic field. In the opposite direction of magnetic field. नोट कर लीजिए इसे. नोट कर लिया. चलिए अब हम दो केसेस बनाएंगे. कौन कौन से? इन दी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दो कंडीशन बनाएंगे. इन दी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इन दी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में देखिए बहुत सारी कंडीशन बनाएंगे. तो मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में तो उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है. रैंडमली अरेंज रहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स. बना लीजिए इसे. ये कुछ कंडीशंस बना दीजिए. ठीक है, रैंडमली अरेंजमेंट शो कर रहे हैं. ये बना दीजिए. अब बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो लगा दीजिए सब हेडिंग. इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. अब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में तो देखिए दो ही चीजें हो सकती है. या तो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इन द डायरेक्शन ऑफ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दो ही चीजें हो सकती है. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ H नॉट और B नॉट. मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, तो या तो क्या होगा इनके डायरेक्शन में शो होंगे, या तो क्या होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो एक हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये तो हो जाएगा आपका इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ये तो इन द डायरेक्शन है. इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब इससे रिलेटेड हम आगे पढ़ेंगे दो टर्म्स, शील्डिंग और डीशील्डिंग, जो कि इसी को समझाती है, इसी पे डिपेंड करेगा. ठीक है, इसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि शील्डिंग कब होगा, डीशील्डिंग कब होगा, बट कॉन्सेप्ट यही चलेगा. तो ये हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये हो जाएगा इन द
opposite direction of in the opposite direction of in the opposite direction of magnetic field. ठीक है, नोट कर लीजिए. चलिए अब एक छोटी सी मैं आपको टर्म समझाती हूँ, फ्लिपिंग. ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने फ्लिपिंग का. देखिए मान लीजिए आपके पास में अल्फा है और ये आपके पास में बीटा है. आपको पता है एक आपका एब्जॉर्प्शन होता है और एक आपका इमिशन होता है. दो टर्म्स है, एब्जॉर्प्शन और एक आपका इमिशन. ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन प्लस को शो करेगा, माइनस किसको शो करेगा, इमिशन को शो करेगा. आप लोगों को पता है आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्राउंड स्टेट में रहता है और देन वो कहाँ जाता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, एक्साइटेड स्टेट में. तो ये प्लस डेल ई मैंने लिख दिया. ठीक है, और अगर रिवर्स आएगा तो माइनस डेल ई. ये कहलाता है फ्लिपिंग. ये होता है आपका फ्लिपिंग. अब कुछ समझ में आया होगा फ्लिपिंग क्या है. फ्लिपिंग का मतलब है अल्फा से बीटा कन्वर्जन और बीटा से अल्फा में कन्वर्जन किसी भी न्यूक्लियस का, वो कहलाता है आपका फ्लिपिंग. ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम अल्फा टू बीटा और बीटा टू अल्फा इज नोन एज फ्लिपिंग. क्लियर है ये चीज. तो आप लोग फ्लिपिंग की डेफिनेशन लिख लीजिए, पहले से इसी वे में बना लीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे. बना लीजिए और लिख दीजिएगा यहाँ पर, ये आपका एब्जॉर्प्शन है और ये आपका इमिशन है. ठीक है, बना लीजिए. चलिए अब हम पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. तो लिख दीजिए फ्लिपिंग क्या है, सब हेडिंग लगा दीजिए फ्लिपिंग और इसे नोट पॉइंट में लिख दीजिए. फ्लिपिंग लिखिए इसमें, कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियस, कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियस, conversion of nucleus from alpha to beta, from alpha to beta or beta to alpha, conversion of nucleus from alpha to beta or beta to alpha is known as फ्लिपिंग. नोट कर लीजिए. नोट कर लिया. चलिए अब मैं आप लोगों को एक टेबल बनवाऊंगी. वो टेबल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. हम बात कर रहे हैं कि कुछ आपके एनएमआर एक्टिव साइट्स होती हैं, कुछ आपके एनएमआर इनएक्टिव साइट्स होते हैं. तो मैं टेबल बनवा रही हूँ, उस टेबल में आप लोगों को वैल्यूज ध्यान में रखनी है कि कौन सा आपका एक्टिव होता है, कौन सा आपका इनएक्टिव होता है, क्या इनकी वैल्यू रहती है. काफी बार क्वेश्चंस पुटअप होते हैं इस टेबल से. ठीक है, तो ये आप लिख चुके हैं. अब आप लोग सब हेडिंग लगा दीजिए. सब हेडिंग तो नहीं, आप डायरेक्ट हेडिंग लगाइए. एनएमआर एक्टिव एंड इनएक्टिव स्पीसीज, एनएमआर एक्टिव एंड एनएमआर एक्टिव एंड इनएक्टिव स्पीसीज. एनएमआर एक्टिव एंड इनएक्टिव स्पीसीज. ठीक है, चलिए एक तरफ लगा दीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक साइड लिख दीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये सभी आप लोगों को पता है. इनकी
की वैल्यूज कैसे निकाली जाती है वो आप लोगों को पता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन E1 में देखेंगे हम, और यहाँ हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता है आप लोगों को, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ हम I की वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए I की वैल्यू 0, तो जिसके लिए I की वैल्यू 0 है वो NMR इनएक्टिव होता है। कैसा होता है? NMR इनएक्टिव होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिख दीजिए। आपका हीलियम, आप लिख दीजिए कार्बन, ऑक्सीजन लिख दीजिए, और आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं सल्फर लिख दीजिए, एटसेट्रा। अब यहाँ नंबर ऑफ न्यूक्लियन आप निकाल सकते हो, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। न्यूट्रॉन क्या होता है? देखिए आपका ये कोई न्यूक्लियाइड है, आपको पता है यहाँ आप प्रोटॉन की नंबरिंग लिखते हो जिसे आप एटॉमिक नंबर बोलते हो, यहाँ आप मास नंबर लिखते हो, और ये आपका न्यूट्रॉन होता है, पता है आप लोगों को। इन दोनों का सम ये हो जाएगा, इन दोनों का माइनस ये होगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप निकाल सकते हो इसमें, ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखिए, अच्छा ये सॉरी हम नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, और ये सारा E1 में आप लोगों को दिख रहा होगा, कैसा है? E1 में है, ठीक है। नोट कर लिया? अब सुनिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, पता है आप लोगों को। देखिए इसमें से ये माइनस करना है, इसके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है, इसके लिए 6 है, ये आपका 8 है, ये 16 है। दैट मीन्स आपके पास में जो न्यूट्रॉन की वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है? E1 में ही तो आ रही है। और हमने प्रोटॉन की नंबरिंग भी कैसे लिए? E1 में लिए। देख लीजिए प्रोटॉन यही तो है आपके, तो प्रोटॉन जब आप E1 में लोग तो न्यूट्रॉन की वैल्यूज भी क्या आ रही है? E1 में आ रही है, ठीक है। मैं इसे दूसरे पेन से लिख देती हूँ, ये आपका E1, समझ रहे हो आप? तो ऐसे जो स्पीसीज होती है वो क्या होती है? एनएमआर इनएक्टिव होती है, और इनके लिए आई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बात करें। नोट कर लिया? अब आई की वैल्यू की बात करते हैं कि 1 2 3 4 5 इस कंडीशन में हो तो आई की वैल्यू की बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये भी कैसे होते हैं? 99% तो इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, और 1% केस में ये एक्टिव रहते हैं। 99% तो क्या होंगे? इनएक्टिव, और 1% क्या रहेंगे? एक्टिव रहेंगे, ठीक है। आएंगे कैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन? हम ऑड में लेंगे। कैसे लेंगे? ऑड में। नाइट्रोजन ले लेते हैं ऑड में, नाइट्रोजन को आपका पता है 7 14, ठीक है। और एग्जाम्पल क्लोरीन ले लीजिए 17 35, इसका आइसोटॉप एक और है क्लोरीन आपका 1737, वो भी आपका ऑड नंबर का हो जाएगा, ठीक है। बोरोन ले लेते हैं, बोरोन का प्रोटॉन तो आपका क्या है? प्रोटॉन तो आपका, देखिए प्रोटॉन देखना है हमें, इससे मतलब नहीं है, हम प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं। प्रोटॉन तो आपके क्या है? किस में है? ऑड में है। अब आप देखिए इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? वो भी ऑड में ही आएंगे, तो कैसा हो जाएगा? ये भी ऑड, ठीक है। तो 99% इनएक्टिव और 1% एक्टिव के केसेस लिख दीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आई की वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो तीन ही कंडीशन है। फर्स्ट आई की वैल्यू 0 ली, सेकंड आई की वैल्यू हमने 1 2 3 4 5 की कंडीशन में ली। अब हम ले रहे हैं कि आई की वैल्यू फ्रैक्शन में हो 1/2 3/2 5/2 सो ऑन। ये 99% एक्टिव रहते हैं। कैसे रहते हैं? 99% एक्टिव रहते हैं। इस टेबल को इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। कैसे रहेंगे? 99% एक्टिव रहेंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑड इवन दोनों हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑड भी होगा और इवन भी आ सकता है, ठीक है। नोट कर लीजिए। अच्छा एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स में नाइट्रोजन लिख दीजिए,
कार्बन लिख दीजिए, सोडियम लिख दीजिए, एसेट्रा। ठीक है, नोट कर लीजिए इस टेबल को। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज है यहां से वो सुनिए, आपका जो हाइड्रोजन है उसके लिए आई की वैल्यू क्या आती है, हाफ आती है। कैसी आती है, आई की वैल्यू हाफ होगी। हाफ आने का मतलब है वो अपने आप को दो तरीके से अरेंज कर सकता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। हम बात कर रहे हैं आई की वैल्यू की। आई की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए क्या आती है, हाफ आती है। हाफ वैल्यू आने के कारण ये अपने आप को दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए, इसमें लिखिए, नोट लगा के लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई फॉर प्रोटॉन, वैल्यू ऑफ आई फॉर प्रोटॉन इज हाफ, इज हाफ। ठीक है, so it can arrange, so it can arrange themselves, so it can arrange themselves in two direction, in two direction। ठीक है, कर लीजिए नोट, in two direction। अब निकलती कैसे है वैल्यू, देखिए हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, आई की वैल्यू आपकी प्रोटॉन के लिए क्या है, हाफ, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। दैट मीन्स अपने आप को कैसे अरेंज कर सकते हैं, दो फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे होगा देखिए, आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दो तरीके से अपने आप को अरेंज करेंगे। एक मिनट रुकिएगा, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी ऐसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, बना लीजिए इसे और ये लिख दीजिएगा डेल्टा ई एच। नोट कर लिया, चलिए नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।